अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पीचिफायर चैनल। आज हमने चैप्टर नंबर 8 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के कंसेप्चुअल क्वेश्चन को डिस्कस करना है। मैं आपके साथ मिस्टर मोहम्मद उमैर राजा, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट फिजिक्स। आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि कोई भी वीडियो तो आपको पहुंच सके। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं कि वाई मर्करी इज़ प्रेफर्ड ओवर वाटर एज अ थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस। मर्करी को वाटर के ऊपर प्रेफर क्यों किया जाता है एज अ थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस, यानी कि थर्मामीटर के अंदर मर्करी ही क्यों यूज़ किया जाता है, वाटर क्यों नहीं यूज़ किया जाता। तो हम इसका आंसर लिखते हैं कि मर्करी इज़ प्रेफर्ड ओवर वाटर एज अ थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस बिकॉज इट हैज़ ऑल नेसेसरी प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड फॉर अ थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस। कि मर्करी के अंदर वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं जो किसी एक थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस के अंदर होनी चाहिए। और वो 7 प्रॉपर्टीज़ क्या हैं वो हम देख लेते हैं। अब मरकरी के बारे में लिख रहे हैं कि इट इज़ विजिबल, इट हैज़ यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन, इट हैज़ हाई बॉइलिंग पॉइंट, इट हैज़ लो फ्रीजिंग पॉइंट, इट डज़ नॉट वेट ग्लास, इट हैज़ लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और लास्ट पॉइंट है इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। These 7 properties make mercury a perfect thermometric substance while water does not have these properties, so that is why water is not preferred as thermometric substance। मतलब ये कि ये 7 की 7 प्रॉपर्टीज एक किसी भी थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस के लिए ज़रूरी होती हैं, जो कि मरकरी के अंदर तो सारी मौजूद होती हैं लेकिन वाटर के अंदर बहुत सारी नहीं। जैसे कि लाइक इट इज़ विजिबल, जबकि वाटर जब वो ट्रांसपेरेंट होता है तो बाकी प्रॉपर्टीज़ भी वाटर लैक करता है, जिस वजह से वाटर को प्रेफर नहीं करते बल्कि मरकरी को ही एज अ थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस प्रेफर कर रहे होते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास कि वाटर हैज़ लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, गिव इट्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दैट यूजेस दिस प्रॉपर्टी। कि वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लार्ज है तो इस वजह से इसको कहाँ पे हम पॉजिटिवली यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपने बतानी है। तो हम लिखते हैं कि वाटर हैज़ लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो ज़्यादा होती है। ड्यू टू दिस रीज़न वाटर इज़ यूज्ड इन द रेडिएटर ऑफ अ कार टू एब्जॉर्ब मैक्सिमम हीट फ्रॉम द इंजन। कि हीट कैपेसिटी ज़्यादा होने की वजह से हम वाटर को कार के रेडिएटर में यूज़ करते हैं ताकि वो मैक्सिमम हीट इंजन से एब्जॉर्ब कर सके। अब एब्जॉर्ब करने का फ़ायदा, सो दैट इट मे नॉट गेट सीज्ड। जब हीट एब्जॉर्ब करेगा तो इंजन सीज नहीं होगा, क्योंकि होता यह है कि अगर इंजन बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाए, उसकी हीट को एग्जॉस्ट ना मिले तो क्या होता है कि इंजन सीज कर जाता है, ठीक है ना। हम लिखते हैं कि सो दैट इट मे नॉट गेट सीज्ड इफ एनी अदर लिक्विड इंस्टेड ऑफ वाटर विल बी यूज्ड। अगर पानी के अलावा कोई भी दूसरा लिक्विड यूज़ किया जाएगा तो क्या होगा, इट विल गेट हॉट क्विकली एंड विल स्टार्ट बॉइलिंग एंड विल डैमेज द पाइप्स ऑफ रेडिएटर। कि अगर कोई और लिक्विड यूज़ किया जाता है वाटर की जगह पे तो क्या होगा कि वो बहुत जल्दी हीटअप हो जाएगा, बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी, और जब बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी तो डेफिनेटली वो रेडिएटर के पाइप्स को डैमेज करेगा, क्योंकि लाइक वहाँ पे वो बस्ट आउट हो सकता है। और हम लिखते हैं कि इट विल गेट हॉट क्विकली एंड विल स्टार्ट बॉइलिंग एंड विल डैमेज द पाइप्स ऑफ रेडिएटर। रेडिएटर के पाइप्स को डैमेज कर देगा एंड मे काज सीज ऑफ इंजन, और हो सकता है कि ये इंजन को भी सीज कर दे। तो वाटर को इसलिए यूज़ किया जाता है कि वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जितने भी लिक्विड्स अवेलेबल हैं सबसे ज़्यादा हीट कैपेसिटी वाटर की होती है। और इस प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए हम क्या करते हैं कि मैक्सिमम हीट इंजन की एब्जॉर्ब करते हैं ताकि इंजन कूल डाउन हो, इंजन जो है वो ओवर हीट ना हो और ओवर हीट होने की वजह से सीज ना हो जाए। तो ये एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, इसके अलावा और भी हैं, बट ये कि यहाँ पे इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट एक एप्लीकेशन थी तो हमने इसका जिक्र कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास कि व्हाई डज टेम्परेचर ऑफ लिक्विड्स नॉट चेंज व्हेन हीटेड एट देयर बॉइलिंग पॉइंट। कि जब लिक्विड्स को उनके बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर हीट किया जाता है तो उनका टेम्परेचर जो है वो फर्दर इंक्रीज़ नहीं होता, जो उनका बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर मौजूद है वही रहता है। मींस कि अगर हम वाटर की बात करें तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। अगर हम वाटर को हीट करते हैं तो वाटर टेम्परेचर गेन करता है, करते करते वो 100 डिग्री पे पहुंच जाता है, और 100 डिग्री पे वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद फर्दर हीट जो भी हम प्रोवाइड करेंगे वो उसके टेम्परेचर को इंक्रीज़ नहीं करेगा, मतलब 100 के बाद 101, 102 इस तरीके से इंक्रीज़ नहीं होगा, 100 पे रहेगा। तो पूछ रहा है कि ऐसा क्यों होता है कि वाई डज टेम्परेचर ऑफ लिक्विड्स नॉट चेंज व्हेन हीटेड एट देयर बॉइलिंग पॉइंट। तो आंसर में हम लिखते हैं कि व्हेन वाटर इज हीटेड एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट द प्रोवाइडेड हीट इज़ यूज टू चेंज द वाटर इनटू वेपर्स। कि जब हम वाटर को हीट अप करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट पे आके फर्दर जो भी हीट हम उसको प्रोवाइड करेंगे वो हीट क्या करेगी, वो लिक्विड को वेपर्स में चेंज कर देगी, वाटर को वेपर्स में चेंज कर देगी। ये तो हमने वाटर की बात की, फिर हम एंड पे लिखते हैं दिस इज जनरली ट्रू फॉर ऑल लिक्विड्स। कि ये सारे लिक्विड्स के लिए ऐसा ही है कि जब उनको आप हीट अप करते हो तो वो हीट गेन करते हैं, अपने टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं। जब उनका बॉइलिंग पॉइंट पहुंच जाता है
उस बॉइलिंग पॉइंट पे आके फिर फर्दर जितनी भी आप हीट प्रोवाइड करेंगे उनका टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं होगा, बल्कि वो लिक्विड जो है वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा, वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि वाई मेटेलिक हैंडल ऑफ अ डोर इज़ कोल्डर देन द वुड ऑफ द सेम डोर व्हेन टच्ड। कि एक वुडन डोर है जिसका मेटालिक हैंडल है, जब आप हैंडल को आप टच करते हो आपको ज़्यादा वो कोल्डर फील होता है एज़ कम्पेयर टू वुड इटसेल्फ। ऐसा क्यों होता है? तो आंसर में हम लिखते हैं कि द मेटालिक हैंडल ऑफ अ डोर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट देन द वुड ऑफ द सेम डोर। कि जो मेटालिक कंडक्टर है वो हीट का एक अच्छा कंडक्टर है, क्योंकि मेटल अच्छी कंडक्टर हुआ करती हैं हीट की, और वुड जो है वो बैड कंडक्टर है, मतलब नॉन कंडक्टर है, हीट को कंडक्ट नहीं करता। When we touch the handle, जब हम हैंडल को टच करते हैं, the transfer of heat take place from our body to metallic handle। जब हम मेटल के हैंडल को टच करते हैं तो हमारी बॉडी से हीट ट्रांसफर होती है मेटालिक हैंडल में, विच गिव्स अस अ सेंसेशन ऑफ कोल्डनेस, जिसकी वजह से हमें एक ठंडक का एहसास होता है। जबकि वुड को हम टच करते हैं तो हमारी बॉडी से हीट ट्रांसफर नहीं होती वुड में, क्योंकि वुड तो एक नॉन कंडक्टर है, एक इंसुलेटर है। लेकिन जैसे मेटालिक हैंडल को टच करते हैं तो हमारी बॉडी से हीट ट्रांसफर होती है उस मेटालिक कंडक्टर में, तो हमें एक सेंसेशन ऑफ कोल्डनेस फील होती है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो इसमें आपसे क्या कह रहा है कि विच टाइप ऑफ क्लॉथ्स डू द पीपल ऑफ डेजर्ट वियर एंड वाई। कि जो डेजर्ट्स के लोग होते हैं, सहरा में रहने वाले, ठीक है, तो वहाँ के लोग किस तरह के कपड़े पहनते हैं और क्यों? तो हम लिखते हैं कि द पीपल ऑफ डेजर्ट्स वियर लाइट कलर्ड क्लॉथ्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम हीट। के जो डेजर्ट्स के लोग होते हैं वो लाइट कलर्स पहनते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हीट से। एज वाइट एंड स्काई ब्लू लाइक क्लॉथ्स, इनके लाइट कलर्स की बात हो रही है। एज वाइट एंड स्काई ब्लू लाइक कलर क्लॉथ्स आर गुड रिफ्लेक्टर ऑफ हीट। वो रिफ्लेक्ट करते हैं हीट को बहुत अच्छे तरीके से, जो भी लाइट कलर्स होते हैं, जैसे वाइट है, स्काई ब्लू है, सिल्वर है, इस टाइप के। सो दीज लाइट कलर्ड क्लॉथ्स प्रोटेक्ट द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम द सराउंडिंग टू देयर बॉडीज। बिल्कुल ऐसे ही है कि जब वो लाइट कलर्स पहनते हैं तो सराउंडिंग की जो हीट होती है, क्योंकि डेजर्ट में हीट ज़्यादा होती है रेत की वजह से, सैंड की वजह से, तो वहाँ पे जो हीट ज़्यादा होती है, ताकि वो उनकी बॉडीज़ के अंदर एंटर ना हो, तो वो लाइट कलर्स पहनते हैं ताकि सराउंडिंग की हीट सराउंडिंग में रिफ्लेक्ट बैक हो जाए लाइट कलर्स की वजह से। अगर वो डार्क डार्क कलर पहनते जैसे ब्लैक है, डार्क ब्लू है, इस टाइप की, तो हीट एब्जॉर्ब कर लेते, उनको वो हीट का ज़्यादा एहसास होता। लेकिन हीट से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए वो लाइट कलर्स पहनते हैं डेजर्ट्स के लोग, सहरा के लोग। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं, और इसमें क्या कह रहा है आपसे कि व्हाई डज टेम्परेचर ऑफ सी शोर सिटीज रिमेन मॉडरेट ड्यूरिंग मोस्ट ऑफ द ईयर। व्हाई डज टेम्परेचर ऑफ लैंड एरियाज वेरी मोर ड्यूरिंग विंटर्स एंड समर। कि ये जो सी शोर सिटीज़ होते हैं उसको कोस्टल सिटीज़ भी कहते हैं, कि जो लाइक साहिल समंदर के साथ होते हैं, साहिल समंदर पे होते हैं, समंदर के साथ वाले जितने भी सिटीज़ हैं या एरियाज़ हैं, वहाँ पे क्या होता है कि टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर ऑलमोस्ट मॉडरेट रहता है, एक जैसा रहता है, मतलब कुछ ज़्यादा गर्मी या ज़्यादा सर्दी नहीं होती, एक एवरेज से टेम्परेचर रहता है। और जबकि लैंड एरियाज़ की बात करें, यानी कि जो साहिल समंदर से दूर हैं, नॉर्मल जैसे इस्लामाबाद पिंडी की बात कर लें, तो यहाँ पे क्या होता है कि टेम्परेचर वेरी करता है समर और विंटर में। सर्दियों में शदीद ठंड होती है, गर्मियों में शदीद गर्मी होती है, जबकि कोस्टल सिटीज़ या सी शोर सिटीज़ में जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट रहता है, ना बहुत ज़्यादा गर्मी ना बहुत ज़्यादा सर्दी, थ्रू आउट द ईयर एक ही जैसा टेम्परेचर रहता है। तो ऐसे क्यों होता है, ये क्वेश्चन है। आंसर में हम लिखते हैं कि द टेम्परेचर ऑफ सी शोर सिटीज़ रिमेन मॉडरेट ड्यूरिंग मोस्ट ऑफ द ईयर because sea breeze and land breeze keep on blowing during day and night respectively almost all the time। कह रहे हैं कि यहाँ पे कि टेम्परेचर जो सी शोर सिटीज़ का मॉडरेट रहता है, उसकी वजह ये होती है कि सी ब्रीज और लैंड ब्रीज, सी ब्रीज चलती है दिन को, लैंड ब्रीज चलती है रात को। या आपने पढ़े हुए फंक्शन की कैसे चलती हैं ये। तो सी ब्रीज और लैंड ब्रीज की वजह से, जो कि तकरीबन सारा साल चलती रहती हैं, इस वजह से वो टेम्परेचर जो है मॉडरेट रहता है, क्योंकि हवाएं चलती रहती हैं तो टेम्परेचर डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं होता। और थ्रू आउट द ईयर ऑलमोस्ट एक मॉडरेट सा टेम्परेचर रहता है, ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। whereas temperature of land areas remain cold in winters and hot in summers। क्योंकि जो लैंड एरियाज होते हैं वहाँ पे सी ब्रीज और कोल्ड ब्रीज नहीं, सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज नहीं चलती, क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ पे जो फैक्टर है वो अवेलेबल नहीं होते। तो इस वजह से जो टेम्परेचर है वो विंटर में इंतहाई ठंडा, जबकि समर्स की बात करें तो वो वेरी हॉट होता है वहाँ पे टेम्परेचर इसका। क्वेश्चन नंबर 7 है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ स्वेटिंग perspiration वी फील कूलिंग ड्यूरिंग अ हॉट डे वाई। कि जब हॉट डे में, गर्म दिनों में, गर्मी में आपको पसीना आता है तो आपको एक ठंडक का एहसास होता है, एक कूलिंग इफेक्ट आता है आपके लिए, क्यों होता है इससे?
आंसर यह है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ स्वेटिंग वी फील अ सेंसेशन ऑफ कोल्डनेस बिकॉज sweat evaporate by gaining heat from our body. The high energy sweat molecules evaporate, leaving low energy molecules behind them, which give us a feel of cooling. जी कि जब हॉट डे में स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, तो फिर क्या होता है कि वो हमारी बॉडी से लाइक हीट गेन करता है और इन्वायरमेंट से वहाँ पे ज़ाहिर है कि एयर की वजह से वो जो स्वेट है वो एवेपोरेट होता है। और जब ज़ाहिर है कि एवेपोरेशन में क्या होता है कि हाई मालिक्यूल्स जो होते हैं वो एवेपोरेट हो जाते हैं, गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, और बाकी जो पीछे रह जाते हैं मालिक्यूल्स उनकी एनर्जी जो होती है कंपैरेटिवली लो होती है। और लो एनर्जी मीन्स कि उनकी हीट कम होती है, और हीट कम होने की वजह से उसके ठंडक का एक एहसास होता है, हमें वो चीज़ ठंडी फील होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि हाउ अ बाईमेटल स्ट्रिप मेड अप ऑफ कॉपर एंड आयरन इज यूज्ड एज ऑटोमेटिक स्विच इन डिफरेंट डिवाइसेस। गिव वन एग्जांपल। बाईमेटल स्ट्रिप क्या होती है कि सेम लेंथ की दो मेटल्स को एक साथ जॉइन कर दिया जाता है, लेकिन वो मेटल जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, उनकी लेंथ सेम होती है। जैसे कॉपर है और आयरन है, दोनों की 6 इंचज़ या कोई भी लेंथ हो सकती है। उतनी लेंथ के दो मेटल्स को आपस में जॉइन कर दिया जाता है। मेटल्स डिफरेंट होती हैं लेकिन उनकी लेंथ वेट सारा कुछ सेम होता है। ठीक है। और इसको डिफरेंट सर्किट्स में एज ऑटोमेटिक स्विच ऑपरेट किया जाता है। ख़ास टेम्परेचर पे आके स्विच ऑफ हो जाता है, फिर जब कूलिंग का प्रोसेस होता है तो ख़ास टेम्परेचर पे आके दोबारा से सर्किट कनेक्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली। लाइक जैसे आयरन है, आप देखते हो इस्त्री है, तो वो जब आप कपड़े प्रेस कर रहे होते हो तो ख़ास हद तक गर्म होने के बाद वो खुद ब खुद ऑफ हो जाती है। ठीक है। और थोड़ी सी ठंडा होने के बाद, थोड़ा टाइम गुजरने के बाद दोबारा से वो ऑन हो जाती है। तो ये ऑटोमेटिक स्विच होता है। तो लाइक ये बायोमेट्रिक स्ट्रिप कैसे काम करते हैं, ये आपसे पूछा गया कि एक एग्जांपल दें, तो हम आयरन के ही एग्जांपल इसमें कोट करेंगे। वैसे इसकी जगह पे डिफरेंट फर्नेसेस में, फैक्ट्रीज में डिफरेंट पर्पसेज के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। आंसर में हम लिखते हैं कि बायोमेटल स्ट्रिप, बायोमेटल, बायो मतलब टू और मेटल से मुराद मेटल, तो दो मेटल से बनी हुई एक स्ट्रिप होती है। बायोमेटल स्ट्रिप इज मेड अप ऑफ टू मेटल्स से कॉपर एंड आयरन। द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर इज 387 जाउल पर किलोग्राम पर केल्विन, while दैट ऑफ आयरन इज 452 जाउल पर किलोग्राम पर केल्विन। के स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात कर रहे हैं कि कॉपर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 387 है, जबकि आयरन की बात करें तो 452 है। ये जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का डिफरेंस है, ये बेसिकली क्या है कि जो कॉपर है वो बहुत जल्दी हीट गेन करता है, जबकि आयरन कंपैरेटिवली स्लो हीट गेन करता है, यानी कि वो ज़्यादा टाइम लेते हैं। ठीक है। हम क्या लिखते हैं कि द कॉपर स्ट्रिप गेट्स हॉट क्विकली एंड एक्सपेंड्स मोर देन आयरन स्ट्रिप। दिस अनइक्वल एक्सपेंशन कॉज बेंडिंग इन बायोमेटल स्ट्रिप। कि ये जो अनइक्वल एक्सपेंशन है, ज़ाहिर है कि जो कॉपर है वो जल्दी हीटअप हो रही है, आयरन कंपैरेटिवली स्लो हीटअप होती है। तो जो कॉपर की एक्सपेंशन है वो भी ज़्यादा हो गया एज़ कम्पेयर टू आयरन, क्योंकि ज़ाहिर है वो ज़्यादा हीट गेन कर रही है। ठीक है। तो ये जो अनइक्वल एक्सपेंशन है, इसकी वजह से क्या होती है कि बायोमेटल स्ट्रिप बेंड हो जाती है। नीचे फिगर में भी आप देखेंगे, जस्ट एक रफ सी फिगर आपको बनाई है। हीटिंग कॉयल है, जैसे आयरन के अंदर, स्त्री के अंदर हीटिंग कॉयल होती है, उसके पीछे बायोमेटल स्ट्रिप कनेक्टेड है। ये जो डबल आपको लेयर एक नज़र आ रही है, बायोमेटल स्ट्रिप है, दो मेटल की बनी हुई स्ट्रिप है। जैसे ये हीट अप होगी तो सेकंड सेक्टर जो फिगर है इसमें आप देख सकते हैं वो बेंड हो चुकी है ऊपर की तरफ, और यहाँ पे एक गैप आ चुका है, सर्किट जो वो डिस्कनेक्ट हो चुका हुआ है। तो ज़ाहिर है कि अब फिर ये फर्दर ये सर्किट कंप्लीट नहीं है, तो हीटिंग कॉयल हीट अप नहीं होगी, तो ऐसा ऐसा कूलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और जब कूलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा तो बायोमेटल स्ट्रिप भी अपना टेम्परेचर लूज करी करते 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 दोबारा से सर्किट में कनेक्ट हो जाएगी और ये प्रॉपर वर्क करना स्टार्ट कर देगी। अच्छा, हम वहाँ से दोबारा पढ़ते हैं कि दिस अनइक्वल एक्सपेंशन कॉज बेंडिंग इन बायोमेटल स्ट्रिप। दिस फीचर ऑफ बायोमेटल स्ट्रिप इज यूज्ड इन आयरन फॉर ऑटोमेटिक ऑन एंड ऑफ स्विच। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपसे क्या कह रहे हैं कि हाउ इज एनॉमली इन द एक्सपेंशन ऑफ वाटर हेल्प मैरीन लाइफ टू सर्वाइव इन एक्सट्रीमली कोल्ड एरियाज। कि जो वाटर का नेमलेस बिहेवियर है, एनॉमली इन द एक्सपेंशन ऑफ वाटर है वो। अच्छा, ये क्या एक्सपेंशन में आपको मैं बता देता हूँ, आंसर में भी हम लिख देते हैं इस चीज़ को। लेकिन एनॉमली इन द एक्सपेंशन ऑफ वाटर का मतलब ये है कि वाटर का जो बिहेवियर वो गैर मामूली है, एक नॉर्मल जो यूजुअल होता है उससे हट के है, अनयूजुअल है। क्योंकि होता ही है कि जब भी किसी लिक्विड को कूल डाउन किया जाए तो उसकी डेंसिटी बढ़ती है। ठीक है। जो जो कूल होता है उसकी डेंसिटी बढ़ती रहती है, और जब इसको हीटअप किया जाए उसकी डेंसिटी कम होती रहती है। लेकिन वाटर के लिए क्या है कि लेट से वाटर 10 डिग्री सेल्सियस पे है, तो उसको आप टेम्परेचर कम करेंगे 9, 8, 7, 6, 5, 4,
तो 4 पे आकर वो मैक्सिमम हद तक डेंस हो जाएगा। इनकी डेंसिटी कम होगी और डेंसिटी बढ़ेगी, सॉरी डेंसिटी बढ़ेगी और कम होते टेम्परेचर जब कम होगा तो डेंसिटी इंक्रीज़ करेगी। 4 डिग्री पे आके वाटर की डेंसिटी जो वो मैक्सिमम हो जाएगी और उसके बाद फर्दर अगर आप उसका टेम्परेचर कूल डाउन करेंगे मीन्स के 4 के बाद 3 2 1 0 तो वो एक्सपैंड होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि डेंसिटी उसकी दोबारा से कम होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये बिहेवियर वाटर का क्यों है इस बारे में आपसे पूछा जा रहा है और ये कह रहे हैं कि वाटर के इस बिहेवियर की वजह से एनॉमली इन द एक्सपेंशन ऑफ वाटर हेल्प मैरीन लाइफ टू सर्वाइव। इसकी वजह से जो मैरीन लाइफ है, एक्वेटिक लाइफ है, समंदर में जो भी फिश हैं, बाकी जितने भी लाइक एनिमल्स या फिश जो भी समंदर में रहते हैं, उनका सर्वाइवल इसी वजह से मुमकिन होता है। तो ये कैसे हेल्प करता है वाटर, ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने क्वेश्चन समझाने में भी आपको इतनी डिटेल दी, इस चीज़ में इतना टाइम लिया। इसका आंसर सुनिएगा भी, समझिएगा भी और 2 दफ़ा देखिएगा, 2 दफ़ा सुनिएगा ताकि आपको सही तरह से समझ आए। तो हम आंसर स्टार्ट करते हैं कि वाटर हैज़ एनामलस बिहेवियर विच मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर लिक्विड्स। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि वाटर के एतबार से बाकी लिक्विड से डिफरेंट है, जैसे कि इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, इसके अंदर एनामलस बिहेवियर है, ये 4 डिग्री पे इसकी डेंसिटी का मैक्सिमम होना, ठीक है, ऊपर और नीचे डेंसिटी का कम होना। अच्छा, तो इसकी वजह से हम क्या लिखते हैं कि वाटर हैज़ एनामलस बिहेवियर विच मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर लिक्विड्स। When temperature of water decreases, it contracts and its density increases. At 4 degrees Celsius, water has maximum density. When water is further cooled down, its density increases. This density down, its density decreases. In fact, यहाँ पे increases नहीं decreases है. This unusual behavior of water makes marine life to survive even in extreme cold areas. और इस ही की वजह से, इसी फीचर की वजह से कि 4 डिग्री पे उसकी डेंसिटी मैक्सिमम होती है, उसके नीचे अगर कूल डाउन किया जाए डेंसिटी पर दोबारा से कम होना स्टार्ट हो जाती है। इसकी वजह से सर्वाइवल ऑफ मैरीन लाइफ या एक्वेटिक लाइफ जो है वो पॉसिबल होता है, इवन के एक्सट्रीमली कोल्ड एरियाज़ में भी। अब इसकी हम एक्सप्लेनेशन देंगे और आपको बताएंगे कि लाइक किस तरीके से 4 डिग्री में ये जो पानी है अपना टेम्परेचर को मेनटेन करता है। अच्छा, हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में क्या देख रहे हैं, हम कहते हैं कि द टॉप लेयर व्हेन रीचेस 4 डिग्री सेल्सियस इट मूव्स टू द बॉटम एंड देन सेकेंड लेयर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद कोल्ड एयर अबव सी। अब देखें यहाँ पे सबसे पहले एक छोटा सा फिगर में देखें जहाँ पे लाइक एक जस्ट रफली सी को ड्रॉ किया गया है, वहाँ पे फिशेस वगैरह शो की गई कि फिश हैं वहाँ पे, ठीक है, और 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। लेयर्स शो की गई हैं वाटर की कि टॉप लेयर है, फिर सेकंड है, फिर थर्ड है, इसी लेयर की फॉर्म में वाटर को शो किया गया। ऊपर जो है वो कोल्ड रीजन है, मतलब ये कि वहाँ पे हवा जो वो ठंडी है क्योंकि कोल्ड एरियाज़ की हम बात कर रहे हैं, और वाटर जो वो अपना टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन कर लेता है। ये कैसे करता है, इसके लिए हम एक्सप्लेनेशन पे जाते हैं। मैं शुरू से ही इसको पढ़ता हूँ कि द टॉप लेयर व्हेन रीचेस 4 डिग्री सेल्सियस इट मूव्स टू द बॉटम। क्यों मूव करेगी बॉटम में, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की डेंसिटी जो है वो मैक्सिमम होती है। तो ज़ाहिर है जब वाटर जितना ज़्यादा डेंस होगा वो उतना हैवी हो जाएगा, और हैवी होने की वजह से वो नीचे मूव कर जाएगा, इनके बॉटम पे आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, इट मूव्स टू द बॉटम, देन सेकेंड लेयर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद कोल्ड एयर अबव सी। अब ज़रा फर्स्ट लेयर तो नीचे मूव कर गई क्योंकि वो 4 डिग्री सेल्सियस को रीच कर गई थी। अब सेकेंड लेयर का इंटरेक्शन है कोल्ड रीजन के साथ, तो ज़रा उसका टेम्परेचर भी ड्रॉप होगा, करते करते जब सेकेंड लेयर 4 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगी तो वो भी टुवर्ड द बॉटम मूव करेगी और नीचे चली जाएगी। फिर क्या होगा कि व्हेन दिस सेकेंड लेयर रीचेस 4 डिग्री सेल्सियस इट आल्सो गोज डाउन एंड थर्ड लेयर comes in contact and this process keeps on going till all water reaches at 4 डिग्री सेल्सियस having maximum density। कह रहे ये लेयर्स जो है वो ठंडे होने पे 4 डिग्री सेल्सियस रीच होने पे जैसे वो बॉटम में मूव करती जा रही है, फिर सेकंड लेयर आ रही है, फिर थर्ड आ रही है, और इस तरीके से करते करते सारी लेयर्स जो हैं वो वाटर में मूव कर जाती हैं, और अल्टीमेटली जो वाटर का टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर अपना टेम्परेचर मेंटेन कर लेता है। ठीक है, और क्योंकि 4 डिग्री पे ही क्यों, क्योंकि इस टाइम पे इसकी डेंसिटी मैक्सिमम होती है। व्हेन टेम्परेचर ऑफ टॉप लेयर फर्दर डिक्रीजेज एंड कम्स टू 0 डिग्री सेल्सियस। अब ज़रा सारा वाटर जब 4 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच चुका है तो जो टॉप लेयर है अब उसको टेम्परेचर डिक्रीज़ करेगा, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस से जितना भी टेम्परेचर डिक्रीज़ करेगा उसकी डेंसिटी जो है वो इंक्रीज़ होती जाएगी। मीन्स कि वो नीचे बॉटम में मूव नहीं करेगी क्योंकि मैक्सिमम डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है। हम लिखते हैं व्हेन टेम्परेचर ऑफ टॉप लेयर फर्दर डिक्रीजेज एंड कम्स टू 0 डिग्री सेल्सियस द वाटर फ्रीजेज। अब ज़ाहिर है कि जब उसको टेम्परेचर मज़ीद कम हो तो वो फ्रीजिंग स्टाइल में फ्रीजिंग पॉइंट पे चला जाएगा, आई मीन फ्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा।
At 0 degrees Celsius, the water freezes and provides insulation between seawater and outer temperature, which makes the aquatic or marine life possible to survive even in extremely cold areas. मतलब ये वो वजह होती है कि वाटर जो होता है वो अपना एनामलस बिहेवियर की वजह से 4 डिग्री सेल्सियस पे अपना टेम्परेचर मेंटेन कर लेता है, जिसके बाद फर्दर अगर टेम्परेचर सरफेस का डिक्रीज़ होता है तो वो फ्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है। 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे टेम्परेचर जो पानी है अंडर लाइक द सरफेस ऑफ वाटर, जो टोटल टेम्परेचर है वो 4 डिग्री सेल्सियस है और उस पर वो अपना टेम्परेचर मेंटेन कर लेता है और इस तरीके से एक्वेटिक लाइफ या मेरीन लाइफ पॉसिबल है। लास्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कह रहे हैं कि वाई रोलर्स आर यूज्ड एट द एंड्स ऑफ स्टील ब्रिजेस। स्टील ब्रिजेस के एंड पे रोलर्स का यूज़ किया जाता है, ऐसा क्यों होता है? जैसे आप फिगर में भी देख सकते हैं, एक स्पोर्ट जो उसकी फिक्स है एक साइड को, और सेकंड साइड भी क्या है कि एक जो स्पोर्ट है उसके ऊपर रोलर रखेंगे, रोलर के ऊपर जो ब्रिज है उसको रख दिया गया, प्लेस कर दिया गया। ऐसा क्यों किया जाता है, रोलर्स का यूज़ क्यों किया जाता है, ये क्वेश्चन है। हम कहते हैं द वन एंड ऑफ अ स्टील ब्रिज इज़ फिक्स्ड बट अदर एज इज़ प्लेस्ड ऑन द रोलर्स बिकॉज इन समर when steel bridge expands by heating, the rollers allow it to expand without damaging the support of bridge। बिल्कुल ऐसे ही है कि ब्रिज की एक साइड को फिक्स कर दिया जाता है और दूसरी साइड को रोलर्स के ऊपर प्लेस किया जाता है, क्योंकि समर में, गर्मियों में जब ये ब्रिज स्टील का बना हुआ है चूँकि, तो ये हीट अप होता है तो एक्सपेंड करेगा, क्योंकि एक्सपेंशन होती है सॉलिड्स के अंदर हीटिंग पे। तो जब एक्सपेंड करेगा, अगर दोनों एजेस इसके फिक्स होते हैं तो ये ज़ाहिर है कि उन स्पोर्ट्स को डैमेज करता है या खुद बेंड हो जाता है। तो इस चीज़ से बचाने के लिए हम क्या करते हैं कि एक एंड को रोलर के ऊपर प्लेस कर देते हैं, क्योंकि जैसे ही ज़ाहिर है कि एक्सपेंड होता है वो रोलर के ऊपर स्लाइड करता हुआ इजीली एक्सपेंड हो सकता है। और जब विंटर में इसने कॉन्ट्रैक्ट करना होता है तब भी क्या है कि वो इजीली कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, मीन्स कि लेफ्ट राइट मूव हो सकता है। और अगर रोलर्स ना होते तो फिर ज़ाहिर इसकी ये मूवमेंट पॉसिबल ना होती, स्पोर्ट्स डैमेज हो जाती, पुल जब वो टूट जाता या एटलीस्ट क्या है कि वो बेंड हो जाता, टेढ़ा हो जाता। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन हेल्प करेंगे डेफिनेटली, और इंशाल्लाह आप अपने फ्रेंड के साथ भी इसको शेयर करेंगे, इसकी अच्छे से तैयारी करें। कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई बात समझ नहीं आती तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में आप पूछ लिया करें। बहरहाल ये है कि इस चैनल के साथ बने रहिए, दुआओं में भी याद रखेंगे और अपने तमाम दोस्तों का, अजीज़ व कारब का, अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।